बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं न्यूज़ फीड। मैं हूं मुर्तज़ा डार। प्रोग्राम में आज हम बात करेंगे मुल्क की सियासी सूरत हाल के हवाले से। ये जानने की कोशिश करेंगे सूरत हाल किस जानिब बढ़ रही है। अपोजिशन मुत्तहिद है, उसका कहना यह है कि इस हुकूमत को घर जाना होगा, वज़ीर आज़म को घर जाना होगा। इस हवाले से नो कॉन्फिडेंस मोशन पेश किया जा चुका है। ऐवान के इजलास की डेट भी कॉल अप की जा चुकी है और इस सब असना में मुख्तलिफ आइन तरीक़ाकार हैं जिसको हुकूमत कभी आजमाती है और उसको कभी अपोजिशन काउंटर करती है। सुप्रीम कोर्ट तक मामला पहुंच चुका है सदाती रेफरेंस की सूरत में, जिस हवाले से एक लार्जर बेंच तश्कील दिए जाने के हवाले से सुप्रीम कोर्ट ने हिदायत भी जारी कर दी हैं। ये सारी सूरत हाल हुकूमत की फेवर में जा सकती है या अपोजिशन की फेवर में जाएगी। आज के प्रोग्राम में इसको मौजूद बहस लेके आएंगे और ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि अजम्पशन की बुनियाद पर क्या डिस्क्वालिफिकेशन मुमकिन हो सकती है इन अराकीन की, और इस सारे मामले में हाई मॉरल ग्राउंड्स जो हैं वो कितनी अहमियत रखती हैं। साथ ही साथ डी चौक जो है इस वक्त तमाम तर लोगों की नज़रों का मरकज़ बना हुआ है, जहाँ पे अपोजिशन BTM के बैनर तले पहुँचने का इरादा रखती है और वहीं पे हुकूमत की जमात के जितने कारकुनान हैं, लीडरान हैं, वो भी वहाँ पर पहुँच के एक बड़ा जलसा करने का, जिसमें 10 लाख के करीब लोगों की शमूलियत के हवाले से हुकूमत क्लेम करती है या उनके वज़रा क्लेम करते हैं कि वो आएंगे और पाकिस्तान की तारीख का बड़ा तरीन जलसा होगा। इस सूरत में डी चौक जहाँ पर PDM भी मौजूद या उनके अरकान भी मौजूद होंगे और हुकूमत ने भी ऐलान कर रखा है क्या होगा, अरकान को क्या पहुँचने दिया जाएगा ऐवान तक, क्योंकि इससे कबल वज़रा की जानिब से ऐसे बयानात या स्टेटमेंट्स आ रही थी कि ऐसे अरकान को गुजर के इन लोगों के दरमियान से जो है ऐवान तक पहुँचना होगा। ये सारा सिलसिला किस जानिब बढ़ रहा है और इस सब असना में लोगों का, पाकिस्तान का, अवाम का कितना फ़ायदा और कितना नुकसान हो रहा है, इस तमाम तर चीज़ के हवाले से आज के प्रोग्राम में बात करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे। मुझे प्रोग्राम में ज्वाइन करें हसन डहर साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा हैं, नाराज़ हैं और हुकूमत के ख़िलाफ़ जो है वो आगे बढ़ने का इरादा रखते हैं। और प्रोग्राम में मुझे ज्वाइन करें मियाँ इमरान मसूद साहब, पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ के सीनियर रहनुमा है। आप दोनों मेहमानों का प्रोग्राम में ज्वाइन करने के लिए बहुत शुक्रिया। गुफ्तगू का आगाज़ मैं आपसे करना चाहूँगा अहमद हसन साहब। सर, ये बताइए कि अभी तक तो बहुत सारी बातें, बहुत सारे दावे, बहुत सारे क्लेम्स हो चुके हैं। मैं आज चाहता हूं कि आप अपनी ज़ात से रिलेटेड जो है इस पार्टी में जितनी आपकी एफर्ट है उसके हवाले से बातचीत कीजिए। ये बताइए कि अगर बाकी छोड़े आपके साथ जो लोग हैं, अगर आपको ये कहा जाए कि आप वापस आ जाएं या लेट्स टॉक, लेट्स सिट, अभी आपके लिए वापसी के रास्ते खुले हैं, क्या पॉसिबिलिटी है कि अभी कुछ मुमकिनात में से चीज़ें बेहतर हो सकती हैं या आप रेड लाइन या जो एक बॉर्डर्स हैं वो आप ड्रॉ कर चुके हैं, देयर इज़ नो वे बैक? सच स्टोरी सुनाऊं तो आप सुन के हैरान होंगे। जी प्लीज, हम सुनना चाह रहे हैं। अभी तक पार्टी छोड़ी है ना मैं कहीं गया हूं। पिछले कोई 3 साल से मैंने सबसे पहला जो एहतजाज किया था, मैंने कहा था मुल्तान में सबसे ज्यादा करप्शन हो रही है, वहां के मिनिस्टर्स जो हैं अपने वर्कर्स के थ्रू करवा रहे हैं, और मैंने उसमें नाम भी लिया था। मुझे पार्टी ने शो कॉज नोटिस दिया था। शो कॉज नोटिस के बाद मैं पेश हुआ, मैंने सारी तफसीलात बताई, उन्होंने मुझे बरी कर दिया और उन्होंने कहा जो मिनिस्टर्स हैं उनको बिठा के मसले हल करेंगे। आज तक मीटिंग नहीं हुई। उसके बाद मिनिस्टर्स जो हैं उनके हल्के में 11 अरब लगा और हमें 10% भी उसका नहीं दिया गया। अफसोस इस बात का है कि मैंने ना पार्टी छोड़ी है, ना मैंने कहा है मैं सिंध हाउस गया हूं, ना मैंने कहा है कि मैं आपको छोड़ता हूं। मैंने अपने मुतालबात रखे हुए हैं 3 महीने से। इससे पहले मैं आपको ये भी बता दूं कि 1 साल पहले मैंने इस्तीफा दिया था। 1 साल पहले जब आपने इस्तीफा दिया था, अभी जो 3 महीने पहले मैंने मीडिया पे जाके, पहले मैंने इनके सारे मिनिस्टर्स को कहा, फिर मीडिया पे कहा कि मेरे जो शराइत हैं 2-3, हम जब लेकिन हमें खाने को रोटी नहीं है। मैंने रिक्वेस्ट की थी कि आप चीनी, आटा, दाल, घी, 4 चीजों पे सब्सिडी दे दें, हमें इलाके में लोग घुसने नहीं देते। तो मेरे ऊपर इन्होंने वादा किया कि हम ये चीज करेंगे। 3 महीने से मैं कोशिश कर रहा था। पुलिस के कोई मसाइल थे, उस पे भी प्राइम मिनिस्टर ने मुझसे वादा किया था कि आपके पुलिस के रिफॉर्म्स के मसाइल भी हल करूंगा, और उसके अलावा सेक्रेटेरिएट में जो पैसे खाए जा रहे थे, करप्शन हो रही थी, यहाँ तक कि MNA से पैसे लिए जा रहे थे, और CM सेक्रेटेरिएट की बात कर रहा हूं मैं। यहाँ पे उन्होंने ये किया कि जो DC SP वगैरह लगाते थे उसके भी पैसे ले लेते थे। अच्छा, तो ये भी एक मसला था। 3-4 मेरे मसाइल थे जो मैंने प्राइम मिनिस्टर से कहा। एक बर्न सेंटर का मसला था, तो प्राइम मिनिस्टर ने मुझसे वादा किया ये मसले मैं हल करूंगा। पिछले 3 महीने ये आपकी कब बात हुई थी सर इनसे? कब बात हुई थी ये प्राइम मिनिस्टर से इन तमाम मसलों के हवाले से? 6 महीने पहले और 1 साल पहले। मैं 1 साल से इस तगदौ में लगा हुआ हूँ और 5 मीटिंग्स हो चुकी हैं। और आपको वादा कब किया गया था? 1 साल पहले या 6 महीने पहले?
अच्छा, मैं नाराज था। नाराज होने के बाद इनके मिनिस्टर्स इतना ह्यूमिलिएट करते हैं, इनके मिनिस्टर्स का रवैया हमारे एमएनएस के साथ ऐसे है जैसे हम उनके पता नहीं क्या उनके हम सबॉर्डिनेट्स हों। तो देखें, अगर हम नाराज हैं किसी बात के, हमें बैठ के हमारी बात सुने, हम कहीं नहीं जाने वाले, हम किसी को नहीं छोड़ के जाने वाले, हम इमरान खान को नहीं छोड़ते, पार्टी को नहीं छोड़ते, लेकिन जो भी बयान देते हैं इतनी सख्त बात करते हैं कि बिल्कुल वो दिल पे हमला करते हैं। अब प्राइम मिनिस्टर साहब को देखें, उधर से हमें कह रहे हैं कि हम बाप हैं, उधर से हमारे घरों में बंदे गुंडे भेज दिए हैं, घरों में गुंडे घुस गए हैं, उधर से हमें कह रहे हैं आपके बच्चों की शादियां नहीं होंगी। ये क्या किस किस्म की वैल्यूज हैं? हम जिम्मेदार लोग हैं, ये सारे साउथ पंजाब के जिम्मेदार हैं और साथ फैसलाबाद के। हम वहां 300 400 100 जहां हम रहते हैं, हम कबीले वहां जो खानदान है उनको हम परवरिश करते हैं, मरने से जीने तक, जीने से पैदा होने से लेके मरने तक हम वैल्यूज वाले लोग हैं, हमें इज्जत चाहिए। यहाँ ये इज्जत तो क्या, ये हमें किसी खाते में समझते नहीं है। हर चीज मिनिस्टर्स को दी जा रही है। 8-10 मिनिस्टर्स हैं जो कभी सलीमुल्लाह, कभी कलीमुल्लाह, कभी उसको वो मिनिस्ट्री दी रहा है, उसको वो मिनिस्ट्री दी जा रही है। हमारा कोई काम हो वो नहीं होता। अब मेरी जो ये सबसे आखिरी मैंने इन्हें कहा कि आप कोई भी मेरी और जब बात पूरी ना करें, लेकिन सब्सिडी दे दें ताकि हम लोगों में जाने जोगे हों। अच्छा, आपको सर लगता नहीं है, एक मिनट सर, मैं चाहता हूँ हम पॉइंट वाइज चलें। अब आपने जो चीज़ों का जिक्र किया, इसमें जो मेरी अंडरस्टैंडिंग है वो ये है कि लार्जली ये वो चीज़ें हैं जिनका हजम जो है या जिनका क्वांटम जो है वो खासा बड़ा है और वो नेशनल लेवल पे चीज़ें हैं जो होने वाली हैं। आपको लगता नहीं है कि इस डिसीजन के अंदर हुकूमत की कोई डिलिबरेट अटेम्प्ट नहीं हो सकती, क्योंकि इसका असर सिर्फ आप पे नहीं बाकी लोगों के हलकों पे भी हो रहा है, उसी तरह हो रहा है जिस तरह आप फरमा रहे हैं। तो जो डिमांड है वो बहुत हाई थी और इसके अगेंस्ट में जो आपने रिएक्शन किया वो शायद इतना या इस तरह या स्टेज पे नहीं होना चाहिए था। अहमद साहब जी, आप मुझे सुन पा रहे हैं? अहमद साहब के मिलाया है, उनको अपने साथ मिलाया है, उन्हें क्या क्या ऑफर किया है। अब मैं कोई इल्जाम नहीं लगाना चाहता। अच्छा, अब मुझे एक मैसेज हमें मिला है कि इन्होंने कहा है जी हाँ आप वापस आ जाए, हम 3-3 अरब रुपए आपको देते हैं। अच्छा, फंड, पैसे नहीं, फंड के हिसाब से। मैंने इन्हें कहा है कि आप जो 3-3 अरब दे रहे हैं, आप इसी से सब्सिडी दे दें, आप सब्सिडी दे दें। ये आपको किसने कहा है कि 3-3 अरब देंगे? डेवलपमेंट के वो रोक दें, आप कोई 2-3 मोटरवे रोक दें। गरीब जो है वो उसके बिजली का बिल और गैस का बिल घर भरने के बाद उसको खाने की रोटी नहीं बचती, उसको फीस के लिए पैसे नहीं बचते। जब तक हम उस गरीब को सेटिस्फाई ना करें, उसका सुख ना करें, हमें ना हम इमरान खान की शक्ल देख के पीटीआई में नहीं आए थे, हम इनके नारों और वादों की वजह से आए थे। जब तक ये नारे और वादे अपने पूरे देखें, इन्होंने पुलिस रिफॉर्म्स का वो नहीं की, इन्होंने कहा जुडिशियल रिफॉर्म्स करेंगे, वो नहीं की। इन्होंने कहा जी ब्यूरोक्रेसी का स्ट्रक्चर हम ठीक करेंगे, इन्होंने वो नहीं किया। मकसद ये है कि जो भी ये बात करते हैं उसी पे यू टर्न ले लेते हैं। अब लोगों को हमने जो जवाब देना है, लेकिन मैं ये कह रहा हूं ये सारे मेरे मुतालबे हैं। मैंने कभी भी ये नहीं कहा मैं पार्टी छोड़ रहा हूं, मैंने सिर्फ ये कहा कि मैं अगर आपने ये मुतालबे पूरे न किए तो मैं इस्लामाबाद नहीं जाऊंगा। पिछले 3 महीने से मैं इस्लामाबाद नहीं गया, तो जो चीफ व्हिप है ना उन्होंने मुझसे राब्ता किया ना प्राइम मिनिस्टर को बताया। वो इस तरह की यानी कि ये लोग इतने केयरलेस हैं कि ना अपने बंदों को संभालते हैं ना उनके मसाइल हल करते हैं। जब कोई बात बंदा कोई कह दे कि मैं ये कर रहा हूं, उसको धमकियां देने लग जाते हैं, उसको कहते हैं अब ये हमारे बाप बनते हैं। अब वो हमारी एक एमएनए हैं जिनके घर बेटियां थी और इनके बंदे वहां अंदर घुस गए। क्या ये बाप ऐसे होते हैं? देखें, मैंने कहा है ना कि इन सारी चीजों के बावजूद आज भी मैं पीटीआई में हूं। मैं इलेक्शन वाले दिन मैंने कहा जी मैं तो जाऊंगा ही नहीं वहां पे, और ये खुद चाहते हैं कि हम वहां ना जाएं। ठीक है, अच्छा अहमद साहब, मैं तो इनके खिलाफ ही नहीं। ठीक है, आप मेरे साथ रहें, आप मेरे साथ रहिए, आपके जो कंसर्न्स हैं इसके हवाले से मजीद बात करते हैं, आप मेरे साथ रहें। मैं आगे बढ़ना चाहता हूँ। प्रोग्राम में इरफान कादिर साहब भी हमें ज्वाइन करें, साबिक अटॉर्नी जनरल हैं। वेलकम टू द शो इरफान साहब। मैं आपसे 1-2 चीज़ें जानना चाहता हूँ, उसके बाद मैं इमरान साहब की तरफ बढ़ना चाहूँगा। इरफान साहब, सर ये बताइए कि आर्टिकल जो 63 है आइन का, इसके हवाले से आज आपने देखा सुप्रीम कोर्ट ने जो है एक लार्जर बेंच बनाए जाने के हवाले से भी बातचीत की। मैं चाहता हूँ कि हमारे व्यूअर्स को थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके बताइए सर कि व्हाट इज़ आर्टिकल 63 और 63A और इस वक्त जो चल रहा है इसका 62 से क्या फ़र्क है? व्हाट एग्जैक्टली इज़ दिस? आर्टिकल 63 ये कहता है कि कोई भी पार्लियामेंट का मेंबर जो है अगर वो पार्टी लाइन के खिलाफ, पार्टी के हेड की डायरेक्शन के खिलाफ अगर वोट करेगा तो पार्टी का हेड उसको एक नोटिस देगा और नोटिस के बाद उसको डिक्लेरेशन देगा कि वो पार्टी से डिफेक्ट कर गया और उसका
ये चीज वो स्पीकर साहब के नोटिस में लाएगा और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के यानी कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब के नोटिस में लाएगा और फिर चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब जो हैं वो इस मामले को इवेंचुअली रेफर कर देंगे इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को, और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का फैसला इसमें हतमी होगा, लेकिन वो सब्जेक्ट टू अपील होगा और वो उसकी अपील 1 माह के अंदर सुप्रीम कोर्ट में लाए करेगी। ये आर्टिकल 63 ये कहता है, इसके बियॉन्ड वो कुछ नहीं कहता है। ये जो आजकल जो मामला चल रहा है उसके बारे में यही उसकी रेलेवेंट मतन है जो मैंने आपको बता दिया। अच्छा, अब सर एक सवाल ये है कि जिस तरह हमने देखा कि ये अरकान सामने आए और उन्होंने आके तकरीबन मतलब खुले लफ्ज़ों में बल्कि का ऐलान किया कि जो है विल गो अगेंस्ट व्हाटएवर हैज़ बीन मूव्ड इन द हाउस, नो कॉन्फिडेंस। क्या इस तरह के कहने को एम्पेरिकल एविडेंस कंसिडर किया जा सकता है या इसको अजम्पशन कंसिडर किया जा सकता है? उसकी बेस पे जो स्टेप गवर्नमेंट चाहती है भी वो लिया जा सकता है या नहीं लिया जा सकता? देखें, अभी वो स्टेज नहीं आई जहां पे कि उन्होंने पार्टी लाइन के या पार्टी की डायरेक्शन के खिलाफ को वोट दिया है। एग्जैक्टली तो लिहाजा वो स्टेज चुके नहीं आई, इसलिए कुछ भी वो अगर कुछ एक्सप्रेशन का उन्होंने इजहार किया है जो कि जिससे कि ये तासुर मिलता है कि वो अपनी जो पार्टी है उसकी जो हुकूमत है उससे उनके डिफरेंसेस हैं, तो खाली डिफरेंसेस की बुनियाद पर आप इनके खिलाफ डिफेक्शन मूव नहीं कर सकते। अच्छा सर, ये बताएं कि अब जो ज़रा लार्जर बेंच इसके ऊपर बनाया गया उसके अंदर तमाम फरीकैन को नोटिस भी जारी किए गए हैं, वो तमाम लोग आएंगे, उनकी लीगल टीम्स आएंगी। अब इस सबसना में क्या कोई पॉसिबिलिटी है कि इस सारे प्रोसीजर को डिले कर दें स्पीकर साहब? कोई आइन इस हवाले से कहते हैं कि जी ऑलरेडी सब्जेक्ट मैटर इसके हवाले से बातचीत जारी है, दिस कैन बी वन ऑफ द पॉसिबिलिटीज़, या ये पॉसिबिलिटी नहीं हो सकती, उस टाइम पे होना होगा? देखें, आइन तो बिल्कुल क्लियर है इसके बारे में कि जब रिक्विजिशन आती है तो उसके 14 दिन के अंदर अंदर स्पीकर साहब ने इजलास बुलाना है, जो कि फिलहाल नहीं बुलाया गया, जो कि अब 25 को बुलाया गया, तो वो 2-3 दिन तो वैसे आगे हो गए हैं। तो आइन में तो एक दिन भी ज्यादा नहीं किया जा सकता। अब अगर स्पीकर साहब आइन को फॉलो नहीं करते और वक्त को ज्यादा ले लेते हैं, ये ऐसे ही है जैसे कानून में लिखा हुआ है कि आप मसलन किसी को मारेंगे नहीं या डकैती नहीं करेंगे या कत्ल नहीं करेंगे या उसकी सजाएं मुकर्रर हैं, उसके बावजूद लोग ये ऑफेंसेस कर देते हैं। तो ऑब्वियसली वो लोग वक्त के साथ साथ कानून को हाथ में लेते रहते हैं। तो अगर स्पीकर लेवल के लोग भी अगर कानून को वायलेट करना शुरू कर दें तो उसके बारे में तो एक ही फिर रेमेडी रह जाती है कि स्पीकर के खिलाफ मेजॉरिटी खड़ी हो जाए असेंबली में और वो स्पीकर के खिलाफ उनको भी यानी आउस्ट कर दें, निकाल दें, मेजॉरिटी से निकाला जा सकता है स्पीकर को। यही एक रेमेडी है। ठीक है, इसके अलावा कोई और रेमेडी नहीं है। बहुत शुक्रिया जी, हमारे साथ इरफान कादिर साहब मौजूद थे प्रोग्राम में ज्वाइन करने के लिए। मैं आपकी तरफ आना चाहूँगा, शेख वक्कास साहब भी थोड़ी देर में हमें ज्वाइन करेंगे। मियां इमरान मसूद साहब, सर ये फरमाइएगा कि आपने सुन लिया, हमारे साथ अभी मौजूद हैं डहर साहब, वो भी ये फरमा रहे हैं और उनका भी गिला वही है जो अब से कुछ अर्सा कबल तक आपका या आपकी जमात का भी रहा है कि गवर्नमेंट उस तरह सपोर्ट नहीं कर रही जिस तरह उसको करना चाहिए। उन्होंने स्टेप ले लिया और वो खुल के सामने आ गए और उसका उन्होंने ऐलान भी कर दिया और आपके सामने सारा मंजरनामा है। आप लोगों को गवर्नमेंट फैसिलिटेट करती रही है या अभी इस नहज तक आप पहुँच सकते हैं? व्हाट इज़ गोइंग ऑन इन योर कैंप सर? थैंक यू डॉक्टर साहब। देखिए, मेंबर्स जो है वो पार्टी में रह के नाराज और खुश जो वो होता रहते हैं, ये कोई नई बात नहीं है। हमारी जितनी भी सियासी तारीख है, जितनी भी पार्लियामेंट्री हिस्ट्री है, देयर आर लॉट ऑफ पीपल जिन्होंने नाराजगी से जो है वो जमातें छोड़ दी हैं। जमात छोड़ने का जो टाइम होता है प्रॉबेबली वो तभी है जब आप इलेक्शन में जाते हैं। अगर आप असेंबली में रहते हुए जमात को छोड़ें, फ्लोर क्रॉस करें, तो उस पर डिफेक्शन क्लॉज बिल लगता है और इस पे डिफेक्शन का जो है ना वो क्लॉज उस पर जारी हो जाएगा। तो अब ये इन सारी बातों से एक चीज का ये पता चल रहा है कि वाकई अरकान जो है वो नाराज हैं, जिन्होंने ये फैसला कर रखा है कि वो पीटीआई को छोड़कर वो पीडीएम के नो कॉन्फिडेंस का साथ देंगे। ये एक एस्टैब्लिश्ड फैक्ट जो है वो सामने आ गया है पिछले 15-20 दिनों में। और सिंध हाउस में जो अरकान बैठे हुए हैं उनको भी कह लें, वो भी टीवी पे आ गए और उनका भी पता चल गया और उनका भी जो है वो टीवी पे उन्होंने अपना स्टांस जो है वो बता दिया।
तीसरी बात यह है कि जो 63A की जो बंदिश है या जो तशरीह है वो सुप्रीम कोर्ट में होगी है या कर दी गई है, जिसका जवाब अभी आना है। तो वैसे तो नेशनल असेंबली जो स्पीकर है वो खुद भी इसकी तशरीह करवा सकते हैं, खुद भी एक रेफरेंस भेज सकते हैं कहीं भी, और 63A की जो है वो एक्सप्लेनेशन जो है वो ले सकते हैं। मेरे नज़दीक 63A जो है वो इस्टेब्लिश्ड एक फैक्ट है कि जब भी डिफेक्शन होगी तब जो है वो इस पे वो जो है ना वो आ जाएगा, इस पे इसकी कॉग्निजेंस लेनी पड़ेगी। लेकिन क्राइम कमिट होगा तो इसकी पकड़ होगी ना। क्राइम कमिट होने से पहले तो आप नहीं रोक सकते किसी भी मेंबर को असेंबली में जाने के लिए। अभी मैं आपकी बातों से सुन रहा था कि अजम्पशन पे अगर सुप्रीम कोर्ट इनको रोक दे, कैन नॉट स्टॉप द फ्रीडम ऑफ द मूवमेंट ऑफ एनी मेंबर। ये उसका राइट है असेंबली में जाना और असेंबली में बैठना, और जब कोई क्राइम कमिट होगा तब जो है उसकी वो कह ले सारा प्रोसेस जो है शुरू होगा और उसको डिसीड करने के लिए या उस पे जो बिल के जो है वो पे लागू हो जाएंगे। तो पहला पॉइंट अब ये है। दूसरा पॉइंट ये है कि अब जो इजलास को जो तलबी होनी थी वो मोस्टली अब 24 तारीख को मेरा हाल है या 25 को तलबी हुई, तो विद इन 14 डेज आपने इसको करना होता है। अब वो भी उन्होंने अब वो कर दिया है। तो ये एक पॉलिटिकल प्रोसेस है। नो कॉन्फिडेंस मोशन पहले भी सियासी तारीख में हुए हैं और हमने उसको विटनेस भी किया है। तो जो असेंबली में जाने तक आप उसको रोक नहीं सकते। नो कॉन्फिडेंस के जो मूवर्स हैं या जितने भी बंदे हैं, चाहे 370 बंदा वहां पे चला जाए या ये स्ट्रेटजी होती है पार्टीज की, आपने कैसे कैसे रुकना है या अपने कैसे बंदों को लेके जाना है। पीडीएम की ये स्ट्रेटजी है कि वो अपने बंदों को लेके जाएगी, हुकूमत की ये स्ट्रेटजी होगी वो अपने बंदों को वो ना भेजे, और सेटलमेंट ऑफ वोट्स या शो ऑफ हैंड या जो भी है वो सारा प्रोसेस जो है ना वो शुरू हो जाएगा। अब इसमें जो दूसरी बड़ी बात ये है कि नाराज अरकान के हवाले से भी आपने यहाँ पे बात की, तो ये हुकूमत पर फर्ज बनता है कि वो अपने नाराज अरकान को वो वापस लेकर आए। और ये भी एक ट्रेडिशन है, ये भी एक प्रोसेस है। हम जब वोट मांगने जाते हैं लोग हमसे नाराज होते हैं, जब आप उसके घर चले जाते हो तरला वास्ता होता है और माफ़ी होती है और वो वोटर जो है वो आपको सपोर्ट करता है। इसी तरह मेंबर्स भी वापस आ सकते हैं अभी भी, देयर इज अ लॉट ऑफ टाइम। लेकिन जब आप उनको रोस्टम पे खड़े होके जलसे जुलूसों में आप उनको बुरा भला शर्म और वगैरह वगैरह कहेंगे तो वापस नहीं आएंगे। जिसने आना भी है के बारे में बात करेंगे, कोई कंस्ट्रक्टिव या बुर्दबारी का रोल प्ले नहीं करेंगे, देन देयर इज अ प्रॉब्लम। आप मेरे साथ रहिएगा। डहर साहब ये बताएं कि जो आपने तय कर लिया है या जो चले आपके साथ बाकी नाराज अरकान ने तय कर लिया है, इसके कर देने के बाद आपके पास क्या सोल्यूशन है चीज़ों को बेहतर करने के लिए? I cannot hear you. जी डहर साहब अभी मुझे सुन पा रहे हैं? आवाज़ आ रही है? अहमद हसन डहर साहब आपको मेरी आवाज़ आ रही है? आपकी आवाज़ नहीं आ रही। अहमद हसन डहर साहब से हमारा राब्ता मुनक़ता हो गया, इसको दोबारा कनेक्ट करते हैं प्रोग्राम में। अभी वक्त हो चाहता है एक ब्रेक की जाने पड़ेंगे। बात करें मुल्की सियासी सूरत हाल के हवाले से, मेरे साथ मौजूद हैं अहमद हसन डहर साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा हैं और नाराज़ भी हैं आजकल। मियां इमरान मसूद साहब मौजूद है, पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ का। डहर साहब ब्रेक पे जाने से पहले मैं आपसे जानने की कोशिश कर रहा था, मैं चाहता हूँ थोड़ा तफसील में हमारे नाजरीन को भी बताइए, समझाइए कि जो आपने या आपके साथियों ने प्लान कर लिया है इस हुकूमत के ख़िलाफ़ या जो स्टेप आप सोच चुके हैं, इसके हो जाने के बाद आपके पास क्या सोल्यूशन है चीज़ों को ठीक करने के लिए, अपने लिए, अपने हल्के के लोगों के लिए, अवाम के लिए? पहली बात ये है कि आई हैवंट प्लान्ड फॉर एनीथिंग। अच्छा, ये जो आप कह रहे हैं कि प्लान कर लिया है, आई हैवंट प्लान्ड फॉर एनीथिंग। मेरे कुछ मुतालबात हैं जिसके बारे में मैंने उन्हें कहा है कि मुतालबात मेरे पूरे करें, और उन्होंने उसको इस तरह ले लिया है कि आई एम गोइंग टू लीव देम। अच्छा, अफसोस इस बात का है कि ना कोई इनका मतलब हमारे साथ लेजान है, ना हमारी ये बात सुनते हैं। अभी जैसे आप कह रहे हैं कि इन्होंने मीडिया हाउसेस पे इल्जामात लगा दिए हैं, तो
ये इसी तरह हमारे ऊपर इल्जामात लगा दिए कि हमने इतने पैसे जो है ना वो ले लिए हैं, हालांकि मैंने कोई विद इन अबाउट तकरीबन 1 महीना पहले, अबाउट अ मंथ बिफोर, मैंने 40 करोड़ की 4 कनाल जमीन 1122 सेंटर का वहां पे सेंटर बनाने के लिए मैंने डोनेट की है। अच्छा, एक बंदा 40 करोड़ की जमीन डोनेट कर रहा है, उस पे आप इल्जाम लगा रहे हैं कि आप पैसे ले रहे हैं। मतलब मुझे समझ नहीं आ रही। अभी एक और जो इन्होंने बहुत बड़ा ब्लंडर किया है कि आपने सुना होगा कि कल इन्होंने बयान दिया है कि इंडिया जो है उसके फॉरेन पॉलिसी जो है उसकी इन्होंने तारीफ की है कि सबसे अच्छी फॉरेन पॉलिसी है। अफसोस इस बात का है, इंडिया की फॉरेन पॉलिसी जो है वो एंटी पाकिस्तान है। किसी मुल्क से वो पॉलिसी बनाते हैं, एंटी पाकिस्तान पॉलिसी होती है। उनका मकसद है पाकिस्तान को डाउन करना। हमारे बंदे जितने हमारे फौजी शहीद हुए हैं, आज ये उनकी पॉलिसीज को, फॉरेन पॉलिसीज को ठीक कह रहे हैं, ये कश्मीर को गाली दे रहे हैं। मुझे समझ नहीं आ रहा कि प्राइम मिनिस्टर साहब जो हैं वो किस किस्म के बयानात दे रहे हैं। कभी वो कह रहे होते हैं कि मतलब जो दरमियान का रास्ता ढूंढता है, जो सुलह कराता है, जो मींस के न्यूट्रल होता है, वो जानवर है। दूसरे दिन बयान आ जाता है उनके फॉरेन मिनिस्टर का कि यूक्रेन और रशिया के दरमियान हमारा रोल जो है वो न्यूट्रल है। तो आई थिंक दे आर कंफ्यूज्ड अ बिट। हम उनके साथ खड़े हैं। अब मैं जो है ना, मैं उधर गया हूं आपके सिंध हाउस में, ना मैंने कहा है कि आई एम गोइंग टू लीव देम। आपने तो मुझे उन्होंने शोकॉज भेज दिया है, मेरे घर उन्होंने हमला करवा दिया है, वो आपको कोई रिस्पॉन्स नहीं दे रहे। अब अगर वो ऐसे स्टेटस को रहता है, देन व्हाट इज योर प्लान? व्हाट वुड यू वांट टू डू? मतलब ये मुझे समझ नहीं आ रही, ये चाह रहे क्या है, कर क्या रहे हैं। ना इन्होंने आज तक कोई जुडिशियल, जिसके लिए हम ख्वाब देख के आए थे कि ये प्राइम मिनिस्टर बन रहे हैं तो ये जुडिशियल पॉलिसी कोई होगी, कोई यहाँ पे पुलिस की कोई इनकी कोई रेवोल्यूशनरी, कोई पुलिस का इनके स्टेप्स उठाएंगे, कोई ब्यूरोक्रेसी का स्ट्रक्चर ठीक करेंगे। कोई ऐसा ख्वाब नहीं है जो इन्होंने पूरा किया हो, और अब नए ख्वाब दिखा रहे हैं नए नए जलसों में। तो मैं तो यही कह रहा था कि हमने कोई पार्टी नहीं छोड़ी, हम साथ खड़े हैं और हमारे मुतालबात ये पूरे करें। ये नामुमकिन नहीं है जो मैंने कहा है, आटा, दाल, घी और चीनी, 4 चीजों की जो प्राइस है उसको कम करें, क्योंकि जो इन्होंने जो प्लान किया है, जो एहसास प्रोग्राम के तहत जो ये अरबों रुपए दे रहे हैं, इन्होंने वहां पे नीचे जो सर्वेज किए हैं, दे आर डूइंग द सर्वेज थ्रू एनजीओज, और एनजीओज जिन लड़कों के, नौजवानों के साथ उनको सर्वे कर रही हैं, ठीक, 1 साल से उन्होंने उनको तनख्वाहें नहीं दी। अब तनख्वाहें देने की वजह से उन बेचारों के पास पेट्रोल के पैसे नहीं है, वो जिनके नाम एंटर करने जाते हैं उनसे पैसे लेते हैं। अब पैसे दे के वो एंट्रियां कर रहे हैं, गरीब तो फिर रह गया, लिहाजा इनका एहसास प्रोग्राम भी फेल हो गया। इसका सिर्फ वाहिद ये हल है, अगर इन्होंने गरीब को डिलीवर करना है तो आटा, दाल, घी, चीनी के प्राइसेस वो करें जो 2018 में थे। मसलन घी की कीमत थी, महंगाई जो है उसको कम करें, टॉप ऑफ द लिस्ट रखें। बहुत शुक्रिया जी, हमारे साथ अहमद हसन डहर साहब मौजूद थे, आपके वक्त का। मुझे ये बताइएगा मियाँ साहब, बैक टू यू सर। सर ये बताएं कि अब एक टेक्निकल सा सवाल है, वो ये है कि जो नाराज़ अरकान हैं, हम कि जी इजलास भी हो जाता है, बहस भी हो जाती है, और उनके अगेंस्ट यानी प्राइम मिनिस्टर के अगेंस्ट वोट भी कास्ट हो जाता है। क्वेश्चन इज़ कि आगे प्राइम मिनिस्टरशिप के लिए या बहुत सारे कामों के लिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का ऐवान में रहना या उसका हिस्सा बने रहना एक ज़रूरी चीज़ है। ज़ाहिर है उनके पास सीटें हैं और अच्छी खासी सीटें हैं। आपको लगता है कि माइनस इमरान खान PTI जो है वो इस ऐवान का हिस्सा रहेगी या रह सकती है? अगर रहेगी तो कैसे चलेगा फिर सिलसिला, और अगर नहीं रहेगी तब कैसे मामलात आगे बनेंगे? आपको लगता है नहीं कि लीगल कॉम्प्लिकेशंस भी आ जाएंगे, इस तरह नहीं चल सकते मामला? देखिए, PTI जो है उसका लीडर इमरान खान साहब है, और इमरान खान के बगैर PTI कुछ भी नहीं है, नंबर 1। दूसरी बात है, अगर नो कॉन्फिडेंस मोशन जो है वो कामयाब होता है तो रोल्स बदल जाएंगे। और जो सुनने में ये आ रहा है कि PDM का कैंडिडेट जो मियाँ शहबाज शरीफ साहब हैं, तो अगर शहबाज शरीफ साहब को वो पुट करते हैं और उन्हें वोट मिल जाते हैं और वोट ऑफ कॉन्फिडेंस भी वो ले लेते हैं, तो ही विल बी द न्यू प्राइम मिनिस्टर। और फिर वो रोल्स बदल जाएंगे, फिर सारी कैबिनेट भी खत्म हो जाएगी और सीटें भी इधर उधर हो जाएंगी। इक़्तिदार वाले जो है वो अपोजिशन वाली साइड पे चले जाएंगे, लीडर ऑफ अपोजिशन जो है वो फिर वो इमरान खान साहब बन जाएंगे। ये तो एक प्रोसेस है जो जारी रहता है, बिकॉज ये नंबर्स की गेम है। हमारे पार्लिमानी निज़ाम में
अगर आपने कोई तहरीक भी पेश करनी है, रेजोल्यूशन पेश करना है, कोई लेजिस्लेशन करानी है, नो कॉन्फिडेंस, कॉन्फिडेंस, ये सारा नंबर्स पर बेस करता है। क्योंकि ज़ाहिर मिनी बजट आप देखें, कुछ बजट जो बल्कि मेन कुछ अरसे के बाद आ रहा है, तो नंबर्स तो ज़ाहिर उसके अंदर भी दरकार होंगे। ये नाराज़ अरकान या जो भी जितने भी क्वांटम इन लोगों का या जितने आप लोग जिस तरह हैं, तो यू आर राइट एब्सोल्युटली कि नंबर गेम जो है वो दरकार होगी। तो इसका दूसरा तो सोल्यूशन ये निकलता है कि दिस शुड बी सॉर्टेड आउट, नॉट लाइक दिस बट इन अ बेटर वे। यस, मैं अभी आपने ऑनरेबल मेंबर थे डार साहब ने जो बात की थी, डार साहब अपनी इलाके की बात कर रहे हैं, कौम की बात कर रहे हैं, महंगाई की बात कर रहे हैं। उन्होंने बड़ा ज़बरदस्त फोरम चुना है आपका टीवी के थ्रू कि वो अपनी रजिस्टर करवा रहे हैं, अपनी कौम की आवाज़, आवाम की आवाज़, अपने हल्के की आवाज़। और ये हर एमएनए चाहता है कि वो नुमाइंदगी करे अपने आवाम की, ईवानों में करे और फिर डेवलपमेंट प्रोग्राम वो सारा, ये नेचुरल प्रोसेस है। और अगर उन जैसे बंदे को जो कह रहे हैं मैंने कोई फैसला नहीं किया, अगर उनको नोटिस चला गया, शो कॉज नोटिस जमात से, अगर उनके घर पे जो मैंने सुना है शायद कोई पीटीआई के वर्कर्स ने कोई हवा अपना जो कह रहे होगा, तो दिस इज क्रेजी। ये अजीब सी बात है। हमने अपनी, देखिए हम बड़े अरसे से, मैं अगर अपनी बात करूं या अपनी जमात की बात करूं, हम बिल्कुल ग्राउंड के लेवल पे सियासत करते हैं। हम जाके तरला करते हैं, हम जाके रिक्वेस्ट करते हैं अपने वोटर्स से, एमएनए से, एमपीए से, तो वो सॉर्ट आउट करें। यकीनी तौर पे जो है इसके लिए हुकूमत को मामलात को बुर्दबारी से डील करना होगा। बहुत शुक्रिया जी, हमारे साथ मौजूद थे मियां इमरान मसूद साहब, पाकिस्तान मुस्लिम लीग का रहनुमा। प्रोग्राम में मुझे ज्वाइन कर रहे हैं नवीद कमर साहब, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा। वेलकम टू द शो नवीद कमर साहब। 63A पर सुप्रीम कोर्ट ने लार्जर बेंच बनाए जाने का हुक्मनामा जारी किया है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं कि ये पीटीआई की पहली आईनी महाज के ऊपर कामयाबी है। हाउ वुड यू रिस्पॉन्ड टू दिस सर? डेस्परेट मूव्स हैं हुकूमत की तरफ से। आप अपने जो है मेजॉरिटी खो चुके होते हैं किसी भी पार्लियामेंट्री सिस्टम में, तो नॉर्मली प्राइम मिनिस्टर जो है वो रिजाइन करता है। तो वो तो नहीं कर रहे, लेकिन हर किस्म का हरवा जरूर इस्तेमाल कर रहे हैं इस सारी कार्रवाई को रुकवाने के लिए। एक तो उनकी ये कोशिश थी कि शायद इसकी वजह से और इल्तवा हो जाए, तो उस पे तो जज बेंच ने भी ये कहा और अटॉर्नी जनरल को भी एश्योरेंस देनी पड़ी कि जी ये जो है वो आइंदा फ्यूचर के लिए काउंट होगा, ये इस वक्त की जो कार्रवाई चल रही है उस पे ये असरअंदाज नहीं होगा, तो इसलिए ये वक्त का ज़िया नहीं होगा। तो इनकी जो भी जो है उम्मीदें बांधे हुए हैं इस इशू पे, उनका कुछ भी नतीजा उनके फायदे में नहीं आएगा। दूसरी बात ये कि 63A इतना क्लियर है, उसमें एक एक चीज जो है वो वाज़ेह तौर पे दी हुई है कि कोई इमाम रह ही नहीं गया। आप वोट देते हैं, वोट के बाद जो है आपका पार्टी हेड जो है वो लिखता है आपको शो कॉज देने के बाद स्पीकर को, स्पीकर जो है उसको डिस्पैच करता है इलेक्शन कमीशन के पास, और इलेक्शन कमीशन 30 दिन में उस पर फैसला करती है। इसमें क्या इनको बात ढूंढ रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं, मुझे समझ में नहीं आता। प्लेन अंग्रेजी में या उर्दू में अगर आप पढ़े आइन तो उसमें लिखी हुई है सब चीजें। तो ये इनको बस कोशिश है कि किसी तरह से या तो लोगों को रोकें या किसी तरह से लोगों वोटों को इन्वेस्टिगेट कराएं, लेकिन इसमें से कुछ भी इनके हाथ नहीं है। अच्छा, ये बताएं नवीद कमर साहब के आपकी इल्ज़ाम लगता है आपकी जमात के ऊपर के हॉर्स ट्रेडिंग जो इतनी हो रही है इस वक्त, आपके सामने सारा सिंध हाउस के अंदर भी जो मामला था उसमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का नाम पहले भी आता रहा है, अब भी आ रहा है, बल्कि उन्होंने प्राइम मिनिस्टर ने एक जलसे में कहा भी कि जरदारी मेरे टारगेट नंबर 1 है। वाई योर पार्टी इज ऑलवेज इन द लाइमलाइट व्हेन इट कम्स टू हॉर्स ट्रेडिंग? क्या चक्कर है सर? हमारी पार्टी भी अगले जो है वो अपने सियासी मुखालिफिन पे गाली गलोच देने के अलावा उनके पास कुछ नहीं होता। जब ये जहाजों में बैठा के एमपीएस को लेके जाते हैं जाकिर तरीन साहब की वो हॉर्स ट्रेडिंग नहीं होता। जब ये बात ये है कि पार्लियामेंट्री सिस्टम में दोबारा से मैं आपको याद दिलाऊं कि हुकूमत जो भी एग्जिस्ट करती है वो एग्जिस्ट करती है इस बेसिस पे कि आपके कितने नंबर्स हैं। अगर आपके पास 172 हैं तो आप वजीर आजम रहते हैं, अगर नहीं है या दूसरी साइड 172 या उससे ज्यादा लेकर आती है तो आपका ये खत्म हो जाता है। दूसरी बात ये कि इतनी दिनों से ये सारी चीजें कह रहे हैं
एक तो मुझे ये है कि ये सादिक नमीन ना होना सारी दुनिया पे लगाते हैं। पहले खुद तो जो जलसों में खड़े होके और टीवी पे झूठ बोल रहे हैं कॉन्स्टेंटली विदाउट एनी आयोटा ऑफ एविडेंस, वो सब जो है वो सादिक नमीन के जुमरे में नहीं आता। मैंने कहा इसके सबसे पहले डिस्क्वालिफिकेशन तो इमरान खान की होनी चाहिए। ऐसी कोई चीज नहीं है, बारहा डिनाई करे, लेकिन अब डिनाई से क्या फायदा। एक बंदा कहता है कि तुम चोर हो, अगला यही कह सकता है ना कि भाई क्यों साबित करो मैं कैसे चोर हूँ। तो बाकी तुम्हारे कहने से तो नहीं मैं बन जाऊंगा चोर, या तुम्हारे कहने से। जब जो जिनको सपोजिटली इल्जाम आ रहा है वो कुरान भी खा रहे हैं, लेकिन इस हद तक वो इस बात को वो सिर्फ मीडिया उसके लिए वो अपने लोगों को ये दिलासा देना चाह रहे हैं कि नहीं जी फिक्र ना करें, हम सब ठीक कर देंगे। ऐसी कोई बात ही नहीं है, क्योंकि इनके पास कोई कानूनी रास्ता नहीं है, कोई मॉरल रास्ता नहीं है। सिर्फ किसी के कहने से या इल्जाम लगाने से कोई बंदा अगला जो है वो चोर नहीं हो सकता। अच्छा सर, अब ये बताएं कि जो कुछ डी चौक की सियासत को लेके इस वक्त जारी है, आपके जो पीडीएम के बैनर तले जितनी भी जमातें आप लोगों की जानिब से, इसके साथ साथ दूसरा फिर हुकूमत की जानिब से 10 लाख लोग लाने का कहा गया है, और दोनों आप लोगों को यानी दोनों धड़ों को जो है लोकल इंतज़ामिया ने इजाज़त नहीं दी। आपको लगता है कि जो कुछ वहाँ पे होगा या होने जा रहा है वो किसी भी तरह जो है वो लोगों के, अवाम के, मुल्क के मफाद में होगा? नहीं, देखिए ना, आप सवाल ये है कि हमारा मकसद क्या है। जब हमने नो कॉन्फिडेंस का मोशन मूव किया असेंबली में, तो हमारा मकसद ये है कि एक फ्री एंड फेयर प्रोसेस हो, पार्लियामेंट्री प्रोसेस हो, किसी को फिजिकली रोका ना जाए, किसी को हाथ से पकड़ के किसी एमएनए को ये ना कहा जाए कि तुम कहाँ जा रहे हो, क्यों जा रहे हो। तो उस लिहाज से इस किस्म के जो हंगामे हैं वो डी चौक पे नहीं होने चाहिए। मैं बिल्कुल इस बात की हिमायत करता हूं कि नहीं होने चाहिए, लेकिन किसी को रोकने का जो है वो तासुर तो सिर्फ हुकूमत और हुकूमती वज़रा ने दिया ना। जब फवाद चौधरी साहब जब कहते हैं कि लाखों के मजमे से गुजर के फिर जाओगे तुम असेंबली, तो देखते हैं तुम कैसे निकलते। तो इस किस्म के थ्रेट्स देना जो है लेकिन सर देखें ना, आप लोग भी कह रहे हैं कि आप लोग वहां पे जाएंगे, वो भी कह रहे हैं कि हम जलसा करेंगे, सोल्यूशन तो कोई नहीं निकल रहा, वहीं का वहीं है प्रॉब्लम। भाई इसका फैसला 24 को हो जाएगा जब दोबारा से हियरिंग होगी। पार्टी से ये ठीक है, बहुत शुक्रिया जी, बहुत शुक्रिया। वक्त की कुछ कमी के सामने मेरे साथ मौजूद थे नवीद प्रोग्राम में ज्वाइन करने के लिए। इंशाल्लाह आपसे जल्द मुलाकात होगी, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज।